हेलो एवरीबॉडी। आप कंपटीशन एक्ट 2002 डिस्कस हो रहा है और इसका आज पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन क्लॉज का। तो आज कौन कौन सी डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं? डायरेक्टर जनरल, इंटरप्राइज और गुड्स की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दी हुई हैं। डायरेक्टर जनरल क्या होता है ये आपको बता दूं कि डायरेक्टर जनरल का मतलब वो बताया गया है सेक्शन 2G में। डायरेक्टर जनरल को डिफाइन किया गया है, आप याद रखेंगे सेक्शन 2G है डायरेक्टर जनरल के लिए। और कहा गया है कि इसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 के तहत डायरेक्टर जनरल क्या अपॉइंट किया जाएगा और उसके साथ साथ ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे। जैसी ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे। इनका काम क्या होता है? सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 कहता है कि जब कभी इंक्वायरी करनी पड़ेगी आयोग को तो इंक्वायरी आयोग इनकी सहायता से करेगा। तो ये इंक्वायरी करने के लिए ही मेन अपॉइंट किए जाते हैं। और उसके बाद डायरेक्टर जनरल के बाद सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 में ये भी दिया गया है कि जितने चाहे उतने और कर्मचारियों को भी अपॉइंट कर सकते हैं जैसा कि इनको नीड लगे। तो आपको मैंने सेक्शन 2G के साथ डायरेक्टर जनरल के सेक्शन 16 भी डिस्कस किया और सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 में और भी चीज़ें दी गई हैं कि ये सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्शन करेंगे और ये क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। तो ये सब किसके कंट्रोल में रहते हैं? डायरेक्टर जनरल के। और जो इनके अलाउंस होते हैं, सैलरी होती हैं डायरेक्टर जनरल की और सभी लोगों की इनके अपॉइंटमेंट के बाद, तो वो सारी कंडीशंस तय कर लेते हैं। और इनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो ये 15 साल के एक्सपीरियंस हो सकता है किसी भी विषय में, जैसे कि अकाउंट्स, मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये कोई भी इनका एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी करने के लिए ये लोग सक्षम हैं। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे कि डायरेक्टर जनरल क्या होता है और कमीशन में इसका रोल क्या है। केवल और केवल याद रखेंगे इंक्वायरी करने का रोल है। तो नेक्स्ट वर्ड जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में भी आप इसको सरल इंग्लिश कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज या उद्यम। इसका मतलब होता है सरकार का कोई एक डिपार्टमेंट या विभाग जो किसी एक्टिविटी में लगा हो, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो स्टोरेज की हो, सप्लाई की हो, डिस्ट्रीब्यूशन की हो, एक्विजिशन की हो या फिर और किसी चीज़ की हो। तो ये माल का उत्पादन भी करता है, भंडारण भी करता है, वितरण भी करता है और अधिग्रहण भी करता है। वस्तुओं के नियंत्रण भी करेगा जो सेवाओं से संबंधित होंगी। तो सेवाओं का कोई भी प्रोविज़न इंटरप्राइज में आता है, इंडस्ट्रीज़ में आता है। और भी मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। निवेश में कॉर्पोरेट निकाय में शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़, होल्डिंग, अंडर राइटिंग्स और लेन देन के व्यवसाय भी आते हैं। और इनके साथ जो डिवीज़न का सहायक कंपनियां होती हैं वो सारी की सारी काम करती हैं। देखिए जहां इंडस्ट्री स्थित होती है तो मेन हेड ऑफिस होगा, उसके अलावा भी कोई और भी इंडस्ट्रीज़ कई और भी जगह स्टेब्लिश किए जा सकती हैं। लेकिन इंडस्ट्री में सरकार के जो सॉवरेन वर्ग हैं उन एक्टिविटी को शामिल नहीं किया गया है। जैसे एटॉमिक एनर्जी आप देख रहे हैं, करेंसी है, डिफेंस है, स्पेस है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा, मुद्रा रक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित जो केंद्र सरकार के विभाग द्वारा जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में शामिल नहीं की गई हैं। तो आप बिल्कुल एक सरल डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि इंटरप्राइज का मतलब होता है जहां पर वस्तुओं को स्टोर किया जाए, सप्लाई किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, एक्विजिशन किया जाए, कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट सॉवरेन काम कर रही है वो काम नहीं आएंगे, जैसे एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, सेफ्टी का, रक्षा का, स्पेस का, ये सब काम नहीं आते हैं। चलिए आगे और अभी इसको डिस्कस कर दें कि एक्सप्लेनेशन में भी कहा गया है कि कोई भी वर्क आ सकता है, कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जो वस्तु के अंतर्गत का मतलब होता है कोई नई वस्तु, और सेवा का मतलब होता है कोई नई सेवा शामिल की गई है। तो इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी यूनिट आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें और आ सकती हैं वो भी बता दें कि कोई एक कारखाना भी आ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्विजिशन का या कंट्रोल का। कोई सर्विस के लिए कोई ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया है तो वो भी आ सकता है। तो उत्पादन का काम चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसमें देखिए एक जोखिम की संभावना ज़रूर रहती है, क्योंकि जो उत्पादक है भविष्य में फ्यूचर की डिमांड के अनुसार वस्तु का उत्पादन करता है। जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, फैशन है, कस्टम्स हैं, वो चेंज होने के कारण भविष्य में लगातार डिमांड्स में चेंज होता रहता है। इसीलिए कभी कभी उत्पादक करने वाले को हानि भी सहन करनी पड़ती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में व्यवसाय की जोखिम उठाने या हानि वहन करने को ही कार्य को क्या कहा गया है? इंटरप्राइज कहा गया है। और जो इस जोखिम को उठाता है, जो इस जोखिम को उठाता है उसे क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। क्या कहेंगे उसको? आप याद रखेंगे, एंटरप्रेन्योर, साहसी या
उद्यमी। तो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भी बता दें, यहाँ लिखी नहीं हुई है, ENTERPRENEUR। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इंडस्ट्रीज के कामों को साहस से कर रहा है, इसको साहसी या उद्यमी कहते हैं। स्पेलिंग फिर से सुन लेंगे एंटरप्रेन्योर की, ENTERPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। एक डेफिनेशन भी थी मेहता जी की, उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन में जोखिम ज़रूर रहता है, तो इस जोखिम से, इस रिस्क से होने वाली लॉस को बियर करने के लिए जो व्यक्ति एक अवश्य होना चाहिए, और जो व्यक्ति इस रिस्क को उठाता है वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है, साहसी कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। तो चलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दें, यहाँ नहीं लिखी है। अगर आप एंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ, आप लिख लेंगे। प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंटरप्रेन्योर, कि साहसी के बिना उत्पादन संभव नहीं होता। अगर कोई काम इंडस्ट्रीज को लेके नहीं करेगा तो प्रोडक्शन संभव नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंटरप्रेन्योर। दूसरा वर्ड, रिस्क इन मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में जोखिम में लगातार वृद्धि हो रही है, तो रिस्क इन मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम रहता है हमेशा। तो कह सकते हैं कि कैसे राइज होता है, रिस्क हमेशा राइज होता रहता है मॉडर्न सिस्टम में। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, अपने आप को तैयार कर लेता है रिस्क सहने के लिए। तो थर्ड है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन एबल एंटरप्रेन्योर्स। तो ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन एबल एंटरप्रेन्योर। आर्थिक विकास जो योग्य साहसियों पर ही निर्भर करता है। जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, उसके ऊपर इकोनॉमिकल ग्रोथ है कि वो कितने ज़्यादा एक्टिविटी करके प्रॉफिट को गेन कर लेता है। चलिए इसके फंक्शन भी बता दें एंटरप्रेन्योर के। तो प्रोफेसर नाइट थे जिन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योर के कुछ काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क बेयरिंग, जोखिम उठाने का कार्य। नंबर 2, फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का कार्य। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग का चुनाव। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, वस्तु का चुनाव। नेक्स्ट, फिफ्थ, सिलेक्शन ऑफ प्लेस, स्थान का चुनाव। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का संग्रह। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट साइज, इकाई के आकार का निर्धारण। फंक्शन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण संबंधी कार्य। ये सारे कार्य एंटरप्रेन्योर करता है, उसके फंक्शंस होते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी आपको बता दें कि वो क्या करता है, दूरदर्शिता व्यक्ति होता है। एबल टू डिसाइड क्विकली, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी होती है उसमें। हॉनेस्ट एंड सिंसियर, ईमानदार और गंभीर भी होता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का पूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजार का भी पूरा ज्ञान होता है। एबिलिटी टू लीड, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ इनोवेशंस, नवीन आविष्कारों का पूरा ज्ञान। तो ये सारे क्वालिटीज़ किसकी होती हैं, एंटरप्रेन्योर की होती हैं। तो आप इंटरप्राइज का मतलब समझ गए, इंडस्ट्री, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इंटरप्राइज को चलाता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स पहले किस में दिया है। और एक चीज़ मैं आपको याद रखिएगा, आपकी इंटरप्रेन्योर किस में दिया गया है। इंटरप्रेन्योर किसी डिफाइन नहीं किया गया है, इंटरप्राइज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। इंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो इंटरप्राइज को करता है, इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इंटरप्राइज किस में है, याद रखेंगे, सेक्शन 2H में। नेक्स्ट जो वर्ड मैं आपको अब करने जा रही हूँ डिस्क्राइब, गुड्स। गुड्स को किस में किया गया है, सेक्शन 2I। तो 2I में गुड्स का मतलब क्या बताया गया है, देखिए कि माल का मतलब बताया गया कि जो माल की बिक्री, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में परिभाषित किया गया हो। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो बनाई गई हों या खनन किए गए उत्पाद आपको लिखे भी हुए। दूसरी चीज़, आवंटन के बाद डिबेंचर, स्टॉक्स और शेयर्स। और भारत में आपूर्ति, वितरण और नियंत्रित माल के संबंध में भारत में आयातित माल। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं इसको डिफाइन भी कर दूं कि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है उसके सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में भी माल को परिभाषित किया गया, गुड्स को परिभाषित किया गया है। और वहाँ पर गुड्स का मतलब बहुत और चीज़ों से लिया गया है। और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उगती फसलें, घास, भूमि से संबंधित चीज़ें, ये सब आती हैं। और यहाँ पर माल शब्द में और भी चीज़ें आ सकती हैं, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जल, वाटर, गैस और एयर, इलेक्ट्रिसिटी,
व्हीकल, शिप्स, ये सब माल माने जाते हैं। तो ये सब आपको कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें माल ही माने जाते हैं। अलग अलग केसेस में डिसाइड किया गया था और ये सारे के सारे कहा गया कि जो चीज़ें बेची जा सकती हैं, सेल की जा सकती हैं, वो सेल्स ऑफ गुड का सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। जैसे लॉटरी टिकटों का विक्रय भी सेल्स ऑफ गुड की डेफिनेशन में रखा गया है। तो एक केस भी आया था इस पे कि सनराइज एसोसिएशन का था वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनटीसी ऑफ दिल्ली में हुआ था और तीनों न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने अपने विचार प्रकट किए थे और कहा गया था कि इसमें इसको क्या है, इसको हम लॉटरी में लाभ प्राप्त होने तो कुछ शामिल होता है। लॉटरी में हम क्या करते हैं, कुछ लाभ ले लेते हैं, दूसरा कुछ लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये सारी चीज़ें सेल्स के अंतर्गत मानी गई। तो देखिए जो चीज़ें माल की भांति कैसे हैं कि जो ज़मीन में जो चीज़ें होती हैं वो माल की भांति बेची भी जा सकती हैं, तो इन्हें भी गुड्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो खड़े पेड़ जो हैं माल के रूप में बेचे जा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें काटने का उपबंध हो तो ये केस में भी कहा गया था, वो भी सब चीज़ें क्या हैं, गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो एक चीज़ें आपको बता दें कि गन्ना मिल को दी गई गन्ने की आपूर्ति को, गन्ना मिल का मतलब आपको पता है केन, शुगर मिल, केन मिल में ये सब चीज़ें भी माल की कैटेगरी में आएंगी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 सेल्स ऑफ गुड एक्ट। और बहुत सारी चीज़ें और भी सेल्स ऑफ गुड में आ सकती हैं, जैसे कि जो करेंसी होती है, मुद्रा को खरीदा, और मुद्रा क्या है, खुद भी माल खरीदने का एक साधन है, इसीलिए मुद्रा खरीदी और बेची नहीं जा सकती। जो करेंसी है वो खरीदी और बेची नहीं जा सकती। लेकिन जो नोट या सिक्के जो क्या है, वैलिड नहीं है और क्या कहाँ पे रखे जाते हैं, एग्जीबिशन में रखे जाते हैं। तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, तो इन्हें क्या कर सकते हैं, सेल्स की भांति हम कर सकते हैं, खरीदा और बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, इन्हें हम सेल्स की भांति खरीदा और बेचा जा सकता है, तो ये क्या है, सेल्स ऑफ गुड में आ जाएंगे। तो और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि गुर्दे जिनका ट्रांसप्लांट किया जाता है, शरीर में कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कि बालों के रक्त, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें कहा गया कि ये सब चीज़ें भ्रम पैदा करती हैं कि इनमें क्या ये सेल्स की कैटेगरी में आएंगी। तो आपको बता दूं कि जो मानव केश हैं, ह्यूमन हेयर्स हैं, शताब्दियों से बालों की टोपी बनाने के कार्य के लिए बिकते चले आ रहे हैं। और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1955 कहता है कि किसी भी पर्सन के किसी भी ऑर्गन को बिना उसकी परमिशन के निकाला नहीं जा सकता है और किसी भी तरीके से उसको ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो गुड्स एक्ट में जो परिभाषा दी गई थी सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दी। लेकिन अगर ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन एक्ट ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, मृत्यु के से पहले ये लिखकर चला जाए कि मेरे हार्ट को, लीवर को या किडनी को दान कर दिया जाए, तो उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए आंखों का दान कर दिया जाए, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ऐसी परमिशन दे देता है। लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता, सेल्स ऑफ गुड में एक्ट में इसे कैटेगरी में नहीं रखा गया है। लेकिन एक एक्सेप्शन में बताया गया है कि जो मानव के शताब्दियों से बालों की टोपी बनाने के काम के लिए वो बिकते चले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब आपको गुड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट इसका पार्ट जल्दी ही डिस्कस करेंगे।